नमस्कार। तो कभी सोचा है कि ये जो कानून की मोटी-मोटी किताबें हैं, ये जो नियम हैं, ये सब आखिर आते कहाँ से हैं? इनका जन्म कैसे होता है? देखिए, इसका एक सबसे पुराना, सबसे दिलचस्प जवाब है लोगों के बीच से। यानी हमारी प्रथाओं से, हमारे रीति-रिवाजों से, जिसे हम अंग्रेजी में कस्टम कहते हैं। आज हम इसी कमाल के सफ़र को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे समाज में चली आ रही एक आम सी परंपरा एक दिन इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो एक बाध्यकारी कानून का रूप ले लेती है। लॉ के स्टूडेंट्स के लिए तो ये टॉपिक बेहद ज़रूरी है ही, पर हम सब के लिए ये जानना बहुत मज़ेदार है कि हमारे कई कानून आखिर बने कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी चर्चा घूमेगी। When does custom become law? यानी प्रथा विधि का स्वरूप कब धारण करती है? वो कौन सा मूवमेंट होता है, वो कौन सी लाइन है जिसे पार करते ही कोई साधारण सा रीति रिवाज अचानक कानून जितनी शक्ति हासिल कर लेता है। इसी गुत्थी को आज हम इस पूरी चर्चा में परत दर परत सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, प्रथा को हम कानून की तरह समझें, उससे पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और ये समझना होगा कि कानून के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ लॉ आखिर होते क्या हैं। सीधी सी बात है, किसी नदी को जानना है तो उसके उद्गम, उसके सोर्स तक तो जाना ही पड़ता है ना। ठीक वैसे ही कानून को समझने के लिए उसके स्रोतों को जानना बहुत जरूरी है। इस बारे में मशहूर कानूनविद सैमंड ने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। उन्होंने सोर्सेस को दो हिस्सों में बांटा है। पहला है फॉर्मल सोर्स, मतलब वो शक्ति, वो अथॉरिटी जो किसी भी नियम पर अपनी मुहर लगाकर उसे कानून बना देती है। और ये शक्ति कौन है? ये है हमारा राज्य, हमारी सरकार। और दूसरा है मटेरियल सोर्सेस, मतलब वो कच्चा माल, वो सब्सटेंस जहां से कानून का कंटेंट आता है, जहां से कानून का आइडिया जन्म लेता है। तो अब इस कच्चे माल यानी मटेरियल सोर्सेज में भी तीन ऐसे मेन सोर्सेज हैं जिनकी अपनी एक कानूनी ताकत होती है। सबसे पहला कस्टम यानी प्रथा, दूसरा प्रेसिडेंट यानी अदालतों के पुराने फैसले जिसे हम पूर्व नज़ीर भी कहते हैं, और तीसरा लेजिस्लेशन यानी संसद या विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून। आज हमारा पूरा का पूरा फोकस कानून के सबसे पुराने, सबसे पहले स्तंभ पर है, यानी प्रथा पर। तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब हम कानूनी भाषा में प्रथा या कस्टम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका असल मतलब क्या होता है? ये हमारी रोजमर्रा की आदतों से अलग कैसे हैं? चलिए समझते हैं। कानून के एक बहुत बड़े जानकार हैं ऑस्टिन। वो कहते हैं, प्रथा एक ऐसा नियम है जिसने बहुत लंबे समय से इस्तेमाल होने की वजह से कानून की ताकत हासिल कर ली है। सोचकर देखिए, कितनी बड़ी बात है ये। कोई नियम सिर्फ इसलिए कानून बन गया क्योंकि पीढ़ियों से लोग उसे मानते आ रहे हैं, बिना किसी सवाल के। उसकी ताकत उसके लंबे इस्तेमाल में छिपी है। हॉलैंड में इसे और भी आसान शब्दों में समझाया है। वो कहते हैं, प्रथा एक ऐसा व्यवहार है जिसे समाज में आम तौर पर अपनाया जाता है। मतलब एक ऐसा काम, एक ऐसा तरीका जिसे एक समाज के ज्यादातर लोग एक नियम की तरह फॉलो करते हैं, वही प्रथा है। बहुत ही सिंपल और सीधी परिभाषा। अच्छा, अब ये तो बिल्कुल साफ है कि हर आदत या हर परंपरा कानून नहीं बन सकती। अगर ऐसा होता तो हर घर का, हर मोहल्ले का अपना अपना कानून होता। किसी भी प्रथा को कानून का दर्जा पाने के लिए कुछ बहुत ही सख्त कसौटियों पर, कुछ टेस्ट्स पर खरा उतरना पड़ता है। चलिए एक एक करके इन सभी जरूरी शर्तों को देखते हैं। किसी भी प्रथा को कानूनी मान्यता देने से पहले अदालतें एक तरह की चेकलिस्ट का इस्तेमाल करती हैं। ये कुछ वैसी ही शर्तें हैं। अगर कोई प्रथा इनमें से एक भी शर्त को पूरा करने में फेल हो जाती है तो उसे कानूनी मान्यता नहीं मिलती। अब हम इनमें से हर एक को थोड़ा गहराई से समझेंगे। पहली और शायद सबसे जरूरी शर्त है प्राचीनता। प्रथा इतनी पुरानी होनी चाहिए कि लोगों की याददाश्त से भी परे हो। मतलब किसी को भी ये याद नहीं होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई। कानूनी भाषा में इसे टाइम इमेमोरियल या अस्मरणीय प्राचीनता कहते हैं। दूसरी शर्त है निरंतरता। उस प्रथा का पालन लगातार, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ब्रेक के होता आया हो। ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए 50 साल तक प्रथा मानी गई, फिर 20 साल के लिए लोग उसे भूल गए और फिर से अचानक शुरू कर दिया। नहीं, अगर कॉन्टिन्यूटी टूट गई तो प्रथा की कानूनी वैधता भी वहीं खत्म हो जाती है। तीसरी शर्त यह है कि प्रथा का पालन शांतिपूर्वक हुआ हो। समाज ने उसे अपनी मर्जी से, बिना किसी बड़े झगड़े, विवाद या विरोध के अपनाया हो। अगर किसी प्रथा को लेकर समाज में हमेशा से ही लड़ाई झगड़ा रहा है तो फिर अदालत उसे कानून कैसे मान सकती है? उसका शांतिपूर्वक पालन होना बहुत जरूरी है।
चौथी शर्त है निश्चितता। प्रथा बिल्कुल साफ, स्पष्ट और तय होनी चाहिए। उसमें कोई कंफ्यूजन, कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। इस पर एक बहुत ही मशहूर केस है गुरु स्वामी राजा बनाम पेरुमल राजा का। इसमें अदालत ने कहा था कि एक अनिश्चित प्रथा एक पेड़ की छाया की तरह होती है जो दिन के हर पल बदलती रहती है, और ऐसी बदलती हुई चीज पर कोई कानूनी अधिकार नहीं बनाया जा सकता। बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए। पांचवी शर्त है तर्क संगतता, मतलब प्रथा को आज के समय के हिसाब से रीजनेबल होना चाहिए। वो न्याय, समानता और विवेक के मूल सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जा सकती। जैसे भारत में कई ऐसी पुरानी प्रथाएं थीं जो किसी जाति या लिंग के साथ भेदभाव करती थीं। जब ऐसे मामले अदालतों में गए तो उन्हें अनरीजनेबल यानी अतार्किक कहकर खारिज कर दिया गया। और ये आज के समय की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। कोई भी प्रथा देश के लिखित कानून के खिलाफ नहीं जा सकती। अगर संसद ने कोई कानून बना दिया है तो वो सबसे ऊपर है, वो ही बॉस है। मिसाल के तौर पर सती प्रथा या बाल विवाह किसी जमाने में कुछ समुदायों में एक प्रथा रही होगी, लेकिन जैसे ही देश में इनके खिलाफ कानून बने, उन प्रथाओं की कानूनी मान्यता अपने आप शून्य हो गई। हमेशा याद रखिए, स्टैट्यूट लॉ प्रथा से ऊपर रहेगा। सातवीं शर्त है कि प्रथा लोकनीति यानी पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी प्रथा अनैतिक या समाज की भलाई के लिए हानिकारक नहीं हो सकती। अगर कोई प्रथा समाज के वेलफेयर के खिलाफ जाती है तो उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। आठवीं शर्त है सार्वभौमिकता। इसका मतलब है कि जिस भी समुदाय, परिवार या इलाके की वो प्रथा है, वहां के सभी लोगों पर वो एक समान रूप से लागू होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लोग उसे माने और कुछ लोग न माने। अगर ये ऑप्शनल है, अगर ये एक चॉइस है, तो ये सिर्फ एक सामाजिक आदत है, कानून नहीं। और आखिरी शर्त, जो पिछली शर्त से ही जुड़ी हुई है, वो है अनिवार्य पालन। लोगों को उस प्रथा का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो उसे एक कानूनी कर्तव्य, एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन मानते हैं, ना कि सिर्फ अपनी पसंद से। उनके मन में ये भावना होनी चाहिए कि वे इसे मानने के लिए मजबूर हैं, ये उनका फर्ज है। तो हमने ये सारे 9 की 9 शर्तें तो देख लीं, पर ये सब हमें हमारे सबसे बड़े सवाल पर वापस ले आता है। आखिर वो कौन सा पॉइंट है जब प्रथा कानून बन जाती है? क्या ये शर्तें पूरी होते ही वो अपने आप कानून है, या फिर कुछ और भी चाहिए? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पर कानून के बड़े बड़े जानकारों के बीच एक बहुत बड़ी और दिलचस्प बहस है। इस बहस के कह सकते हैं 2 मेन कैंप्स हैं। एक तरफ है ऑस्टिन, जो कहते हैं कि प्रथा सिर्फ कानून का कच्चा माल है। ये असली कानून तब बनती है जब राज्य, मतलब कोई अदालत या संसद, इस पर अपनी मोहर लगा देती है, इसे रिकॉग्नाइज कर लेती है। लेकिन दूसरी तरफ हैं सैवनी और हिस्टोरिकल स्कूल के विचारक। वो कहते हैं कि नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, प्रथा तो पहले से ही कानून है। वो लोगों की आत्मा में, उनकी चेतना में बसती है। अदालत या संसद उसे बनाती नहीं है, वो तो बस ये घोषणा करती है, ये अफर्म करती है कि हाँ, ये कानून है। एक कहता है कानून बनाया जाता है, दूसरा कहता है कानून पाया जाता है। अच्छा, ये तो हुई थियरी की बड़ी बड़ी और दिलचस्प बातें, लेकिन आज के ज़माने में, असल दुनिया में, खासकर भारत जैसे देश में प्रथा की क्या अहमियत है? क्या आज भी ये उतनी ही ज़रूरी है जितनी 100 साल या 200 साल पहले थी? चलिए देखते हैं। सैमंड की ये एक लाइन प्रथा के पूरे महत्व को निचोड़ कर रख देती है। वो कहते हैं, जो रिश्ता समाज का प्रथा से है, वही रिश्ता राज्य का कानून से है। इसका गहरा मतलब यह है कि जिस तरह एक देश को, एक स्टेट को चलाने के लिए कानून चाहिए, उसी तरह एक समाज को आपस में जोड़े रखने के लिए, उसे चलाने के लिए प्रथाएं चाहिए। प्रथाएं एक तरह से समाज का अलिखित संविधान होती हैं। आज भारत में प्रथा की भूमिका बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पर्सनल लॉज, जैसे कि हिंदू विवाह कानून या मुस्लिम कानून के कुछ हिस्सों में आज भी प्रथा को बहुत मान्यता दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि जैसे जैसे संसद नए कानून बना रही है, प्रथा का दायरा सिकुड़ता जा रहा है। हमारे संविधान ने खुद छुआछूत जैसी कुप्रथाओं को गैर कानूनी घोषित कर दिया। और भविष्य में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू होती है, तो हो सकता है कि प्रथा पर आधारित इन पर्सनल लॉज की भूमिका और भी सीमित हो जाए। तो ये थी पूरी कहानी कि कैसे एक प्रथा कानून बनती है और आज उसकी क्या जगह है। ये समाज और कानून के बीच का एक जीता जागता डायनामिक रिश्ता है जो समय के साथ हमेशा बदलता रहता है। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा।
अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कानून से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प विषयों को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।